बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट साइंस अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फिज़िक्स का टॉपिक 6.2 हुक्स लॉ स्टार्ट करने लगे हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे टॉपिक का टाइटल है हुक्स लॉ। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग, अगर किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट, उसको स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, जो उसके अंदर खिंचाव आएगा या जितना वो इकट्ठा होगा, हैज़ बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स के विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर। बच्चों ज़रा इस बात को समझ लें कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और हम उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम उस स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही फोर्स लगाएंगे ना, उसको खींचने के लिए जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे वो स्प्रिंग उतना ज़्यादा खींचता चला जाएगा, और जितनी हम कम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग उतना जो है वो कम स्ट्रेच होगा, कम खींचेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ज़्यादा उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, उसकी एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है, और जितनी हम कम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटेंशन भी उतनी कम हो रही है। तो दोनों का रिलेशन डायरेक्ट हो गया, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। इसी के साथ दूसरी बात यह है कि अगर हम फोर्स लगाएं उसको इकट्ठा करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, तो जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो कंप्रेस होगा, और जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना कम वो कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन है कि फोर्स के बढ़ने से एक्सटेंशन भी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, और फोर्स जैसे ही हम जो है वो फोर्स में चेंज लेके आते हैं उसी लिहाज से कंप्रेशन में भी चेंज आता है। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग, अगर हम किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, टू स्ट्रेच, उसको खींचने के लिए, और कंप्रेस या फिर उसको इकट्ठा करने के लिए, द एक्सटेंशन, उसके अंदर जितना इजाफा होता है उसकी लेंथ के अंदर, या कंप्रेशन या फिर उसकी लेंथ के अंदर जितनी कमी आती है, हैज़ बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, टू द अप्लाइड फोर्स, वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बट यहाँ पे शर्त ये है विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, वहाँ पे हमने इलास्टिक लिमिट को बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट होता है सॉलिड्स का या बॉडीज़ का जिसके बाद वो बॉडीज़ दोबारा अपनी पहले वाली शेप के अंदर वापस नहीं आती, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो हुक्स लॉ अप्लाई तो होता है स्प्रिंग्स के ऊपर, लेकिन ये बात सबसे पहले माइंड में रखनी है कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है। अगर आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो वहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मैथमेटिकली एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। हम यही बात ऊपर करके आ रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन की। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करें तो एक कांस्टेंट लगाना होगा। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है के, वेयर के इज़ अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पे के हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू एफ ओवर x आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, k इज इक्वल टू एफ ओवर x। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनती है, मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। एक स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है उसकी जो मेजरमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों ये हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, ये एक थोड़ा सा बोल्ड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, और ये लाइट कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये स्प्रिंग सख्त है, मोटा स्प्रिंग है, और इसको खींचने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, ये सख्त स्प्रिंग है। ये जो स्प्रिंग है ये बारीक स्प्रिंग है और इसको खींचने के लिए ताकत भी कम लगेगी। तो आपको ये बात मालूम है कि स्प्रिंग को खींचने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, कुछ स्प्रिंग पे ज़्यादा फोर्स लगती है, कुछ स्प्रिंग पे कम फोर्स लगती है। बच्चों जिन स्प्रिंग्स पे ज़्यादा फोर्स लगती है इसका मतलब है उनकी स्टिफनेस ज़्यादा है, उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, उनका जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
और जिन स्प्रिंग्स पे ताकत हमें कम लगानी पड़ती है, फोर्स कम लगानी पड़ती है, उनको आसानी से हम खींच सकते हैं, तो वो जो स्प्रिंग होते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, स्टिफनेस कम होती है। तो यही बात है मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस। एक स्प्रिंग की स्टिफनेस की मेजरमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये आप फिगर में देखें, ये जो बंदा है इस स्प्रिंग को बड़ी मुश्किल से खींच रहा है, तो ये स्प्रिंग हमारे पास क्या होगा, हार्ड स्प्रिंग होगा, जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा, स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा, वो स्प्रिंग हमारे पास क्या होना है, हार्ड स्प्रिंग। आप इस स्प्रिंग को देखें, ये जो बंदा है इस स्प्रिंग को जो है वो बड़ी आसानी से खींच रहा है, तो मतलब ये स्प्रिंग हमारे पास कौन सा स्प्रिंग है, सॉफ्ट स्प्रिंग। इसकी जो है वो स्टिफनेस क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कम हो जानी, इसको हम सॉफ्ट स्प्रिंग कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एसआई यूनिट इसका क्या बनेगा, एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन ओवर मीटर और न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यहाँ से आप जो है वो एसआई यूनिट इसका लिख लें, K इज इक्वल टू, ये हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओवर एक्सटेंशन है, लेंथ है, इजाफा है लेंथ के अंदर, तो ये हमारे पास किसके अंदर होगा, मीटर के अंदर। तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास के का एसआई यूनिट आ जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन ओवर मीटर और न्यूटन पर मीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट और स्लोप। ग्रेडियंट और स्लोप से क्या मुराद है, पहले इस ग्राफ को ज़रा समझें, फिर इस डेफिनेशन की तरफ भी वापस आते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था, इसकी मैं दोबारा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं न्यूटन्स के अंदर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे उस फोर्स की वजह से स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन हो रही है, जो उसके लंबाई के अंदर इजाफा हो रहा है या फिर कमी हो रही है, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मीटर्स के अंदर है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसको ड्रा किया है। आप ये देखें, ये जो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता से, वैसे वैसे उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आप ये लाइन को देखें ज़रा, सॉरी, ये लाइन हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये ए पॉइंट, इसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, वो बॉडी जो है वो इस हालत में आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि वो बॉडी दोबारा अपनी पहली वाली हालत के अंदर वापस नहीं आ सकेगी, वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होता है हमारे पास, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और इससे पहले जो होती है वो सारी की सारी इलास्टिसिटी होती है, इसके बाद जो होती है वो सारी चीज़ प्लास्टिसिटी होती है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। बच्चों, इस पॉइंट से पहले पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ ए तक, तो जो है वो हुक्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल है कि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स के साथ साथ इजाफा भी हो रहा है स्प्रिंग की लेंथ के अंदर। लेकिन जैसे हम इस पॉइंट से बाहर निकलते हैं तो फोर्स के साथ स्प्रिंग की लेंथ के अंदर इजाफा नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। यहाँ पे ये अभी इसकी स्लोप है। स्लोप से क्या मुराद है, जो ढलवान होती है, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ढलवान हो उतनी ज़्यादा हम कहते हैं उसकी स्लोप ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे इसकी स्लोप है। ये स्लोप हमें किसकी वैल्यू देती है, ये बात अभी हम समझते हैं। स्लोप का फार्मूला ये होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस के अंदर जितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के अंदर चेंज जितना है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज़ है, फोर्स है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज़ है, एक्सटेंशन, एफ ओवर एक्स। अगर आप इस वैल्यू को देखें एफ ओवर एक्स को, तो ये किसकी इक्वल है, एफ ओवर एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, के की इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एफ ओवर एक्स या स्लोप जो है वो किसकी इक्वल है, स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वल है। ये के हमारे पास क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें किस चीज़ की, इसकी स्लोप जो है वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पे आप ज़रा डेफिनेशन को आप पढ़ें, द स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये हमारे पास फोर्स है, ये एक्सटेंशन है, तो इस ग्राफ को हम कहेंगे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ।
इस ग्राफ की जो स्लोप है, द स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज अ मेजर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की। ये किसकी मेजरमेंट हमें बताती है? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अगर आप इस ग्राफ की स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की, तो वो वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आती है? स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वल आती है। नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ की एप्लीकेशंस। हुक्स लॉ बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखें, जहाँ पे भी आप स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हुक्स लॉ को इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। चलते हैं बोर्ड की तरफ और इन एप्लीकेशंस को समझते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन है। हुक्स लॉ सर्व्स एज द बेसिक प्रिंसिपल इन मैनी एप्लीकेशन। हुक्स लॉ बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, आप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएँ, स्प्रिंग्स इन मैनी डिवाइसेस रिलाई ऑन हुक्स लॉ। बहुत सारी डिवाइसेस जिनके अंदर स्प्रिंग इस्तेमाल होता है वो हुक्स लॉ पे रिलाई करते हैं फॉर देयर फंक्शन, अपना काम मुकम्मल करने के लिए। सच एज द स्प्रिंग स्केल, जैसा कि हमारे पास स्प्रिंग स्केल हो गए। आपने बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी देखी होंगी किसी न किसी शॉप पे कि जहाँ पे आप मैस जो है वो हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है और उसकी कंप्रेशन से जो है वो आप वेट ले लेते हैं। तो वो भी अभी हम समझेंगे कि किस तरह से है। बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, मैकेनिकल क्लॉक्स का जो बैलेंस व्हील होता है उसके अंदर भी स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल भी हम समझेंगे। और थर्ड चीज़ है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के अंदर भी हुक्स लॉ का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें भी स्प्रिंग इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास अभी 3 एप्लीकेशंस मैंने आपके सामने लिखी है। बुक के ऊपर जो है वो काफ़ी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही एप्लीकेशंस को समझेंगे और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हाउएवर हुक्स लॉ अप्लाइज विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस। मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर भी इसी बात का जिक्र किया है कि हुक्स लॉ एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अप्लाई हो सकता है, उससे बाहर अप्लाई नहीं हो सकता। व्हेन वी एक्सीड लिमिट, जब हम एक लिमिट से एक्सीड करते हैं, डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट, तो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है। एंड डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, तो वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जो हमारे पास एक स्प्रिंग था, हम उसको खींचते जा रहे थे। स्प्रिंग जब एक ख़ास पॉइंट पे पहुंचा था, उस पॉइंट को हमने कहा था इलास्टिक लिमिट। उस पॉइंट से बाहर जो है अगर हम अगेन उस स्प्रिंग को खींचते तो वो जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो रही थी वो परमानेंट हो जाती। तो उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते थे। और उस पॉइंट से पहले जो है वो सारा हुक्स लॉ ओबे हो रहा था, फॉलो हो रहा था, लेकिन उस इलास्टिक लिमिट के बाद हुक्स लॉ की एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फोर्स के साथ एक्सटेंशन रेगुलर नहीं रहती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती। फर्स्ट एप्लीकेशन है स्प्रिंग स्केल्स। स्प्रिंग स्केल यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग स्केल्स एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं या कंप्रेशन इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग की टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का वेट मालूम करने के लिए। आप ज़रा इस बात को समझ लें। हमारे पास ये एक स्केल है और उसी की ये दूसरी शक्ल है। यहाँ पे हमने कोई भी वेट नहीं लगाया हुआ, ये हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी वेट मैस कुछ भी मौजूद नहीं है। ये जो आपको जो है वो स्केल नज़र आ रहा है 0 से 10 तक, ये हमारे पास जैसे ही हम इसी स्केल के साथ, इसी जो है वो स्प्रिंग स्केल के साथ मैस लगाते हैं 2 किलोग्राम का, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाता है, नीचे की तरफ खींच जाता है। आप यहाँ पे देखें ये पॉइंटर भी ये पॉइंटर भी किस जगह पे आ जाता है, 2 किलोग्राम के ऊपर आ जाता है। तो मतलब ये है कि ये वेट हम किसकी मदद से मालूम कर रहे हैं, स्प्रिंग की कंप्रेशन की वजह से मालूम कर रहे हैं। तो यही बात लिखी हुई है, स्प्रिंग स्केल यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। बाज़ जगह एक्सटेंशन भी इस्तेमाल होती है लेकिन ज़्यादातर कंप्रेशन ही इस्तेमाल होती है। स्प्रिंग स्केल यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की एक्सटेंशन या कंप्रेशन को इस्तेमाल करते टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का वेट मालूम करने के लिए। इन अ कंप्रेशन बैलेंस, ये जो हमारे पास बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, कंप्रेशन बैलेंस है। कंप्रेशन बैलेंस मतलब इनके अंदर स्प्रिंग जो है वो इकट्ठा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इन अ कंप्रेशन बैलेंस द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द लोड, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है लोड के ज़रिए। ये जो लोड आप लगाते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है, लोड। अभी स्प्रिंग किस वजह से कंप्रेस हो रहा है, इस लोड की वजह से कंप्रेस हो रहा है।
एंड कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ अ पॉइंटर। और ये जो इसके अंदर कंप्रेशन आई है वो हमने किसकी मदद से मेजर करनी है, इस पॉइंटर की मदद से। ये जो आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या चीज़ है, पॉइंटर। हमने ये कंप्रेशन जो है वो किसकी मदद से मालूम करनी है, कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड, वो जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई है इज मेजर की जाएगी बाय मींस ऑफ अ पॉइंटर, पॉइंटर के ज़रिए मूविंग ओवर अ स्केल, जो कि स्केल के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास स्प्रिंग स्केल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो स्प्रिंग बैलेंसेस को स्प्रिंग स्केल्स के अंदर हुक्स लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी एप्लीकेशन है बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स। बहुत सारी क्लॉक्स ऐसी होती है जिनके अंदर स्प्रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे हुक्स लॉ भी इस्तेमाल होता है। द बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल क्लॉक्स यूज स्प्रिंग, ये डबल लिख दिया गया, यहाँ पे ये कैंसिल आप कर दें, यूज स्प्रिंग टू कंट्रोल द बैक फोर्थ मोशन दैट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक्स। बच्चों जो मैकेनिकल क्लॉक्स होती हैं ये आप सामने देख भी रहे हैं फिगर के अंदर, इन क्लॉक्स के अंदर स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग जो है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है, और इसी स्प्रिंग की आगे पीछे जो मूवमेंट होती है वही घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, हैंड्स होती हैं, उनकी मोशन को रेगुलेट करती है। तो ये बड़ी शॉर्ट सी एप्लीकेशन है, इसको भी आप साथ याद कर लें। थर्ड चीज़ है हमारे पास गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है, गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। गैल्वानोमीटर इज़ अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, सॉरी करंट की मेजरमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। किसी जगह पे करंट है या नहीं है, यस और नो की फॉर्म में ये बताता है कि वहाँ पे करंट है या नहीं है। गैल्वानोमीटर इज़ अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना है या नहीं। इट मेक्स यूज़ ऑफ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, जिस स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, टाइनी स्प्रिंग कहते हैं, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, हेयर स्प्रिंग। बिल्कुल बारीक सा स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द गैल्वानोमीटर, जो कि क्या चीज़ मुहैया करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मुहैया करता है गैल्वानोमीटर को। बच्चों जो गैल्वानोमीटर के अंदर हमने करंट डिटेक्ट करना है ना, उसको हमने किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना होगा। जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो करंट किस से गुजर के जाएगा, वो गैल्वानोमीटर के स्प्रिंग से गुजर के जाएगा। ये जो हमने हेयर स्प्रिंग इस्तेमाल करना है इसी के अंदर से करंट गुजर के जाएगा। तो मतलब ये स्प्रिंग सबसे पहली चीज़ क्या मुहैया कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मुहैया कर रहा है। एंड आल्सो रिस्टोर्स द पॉइंटर बैक टू ज़ीरो पोजीशन, और दूसरा काम ये क्या करता है, उस पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन के ऊपर वापस लेके आता है। मैं अगर आपके सामने ये ड्रा करूं तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ गैल्वानोमीटर की शक्ल होती है। यहाँ पे सुई लगी हुई होती है, ऐसे जो है वो स्केल बना हुआ होता है। अभी यहाँ पे अगर जो करंट पहुँच रहा है ना, मैं वैसे ये फिगर इस तरह से होती नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करें इसको तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ होगा। ये जो स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग हमारे पास क्या कहलाता है, टाइनी स्प्रिंग भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, हेयर स्प्रिंग कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करते हैं तो यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और फिर उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वो करंट कहाँ किसके ज़रिए इस सुई तक पहुँचेगा, वो करंट स्प्रिंग के ज़रिए पहुँच रहा है। पहली बात जो है ये क्या चीज़ मुहैया कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस टू द गैल्वानोमीटर। और दूसरी बात, ये जो पोजीशन होती है ज़ीरो होती है, जैसे इसके अंदर करंट आता है तो ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन में चला जाता है इस जगह पे। फिर जब हम इस तार को ख़त्म करेंगे, इस कनेक्शन को ख़त्म करेंगे, तो इस सुई ने ज़ीरो पे वापस जाना है, तो इसको ज़ीरो पे वापस लेके जाने वाली कौन सी चीज़ है, ये टाइनी जो है वो हेयर लाइक स्प्रिंग जो है वो जो है सुई को मैक्सिमम से अगेन किधर ले जाएगा, ज़ीरो की तरफ। एंड आल्सो रिस्टोर्स, दोबारा वापस लेके जाता है द पॉइंटर, इस पॉइंटर को, ये जो सुई है इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंटर, बैक टू ज़ीरो पोजीशन। किस पोजीशन के ऊपर, ज़ीरो पोजीशन के अंदर। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विद इन द रेंज। और जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के फ्लोइंग थ्रू इट, जो कि इसके अंदर से बह रहा है। बच्चों इस गैल्वानोमीटर ने अभी हमें बताना है कि कितनी वैल्यू है। जितना यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, इस सुई की डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करके इधर आ जाएगी। अगर डिफ्लेक्शन जो है वो कम हुई तो इसका मतलब है करंट भी कम होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है करंट भी
ज़्यादा होगा। लेकिन ये लास्ट पे लिखो विद इन द रेंज, गैल्वानोमीटर की रेंज होनी चाहिए। हर एक डिवाइस की रेंज होती है, इसी तरह गैल्वानोमीटर की भी एक रेंज होती है। उसी रेंज के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन होनी चाहिए या करंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हो जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करें, एज अ शॉर्ट भी तैयार करें, और MCQs भी इसके अंदर से जो है वो बन सकते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर भी हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तीनों एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन साथ आ सकती है और हुक्स लॉ की एक्सप्लेनेशन आ सकती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।